हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। यदि आप क्लास 12 के होम साइंस के छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 70 प्लस क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें से लगभग आधा दर्जन क्वेश्चन सेम इसी वीडियो से आपको परीक्षा में मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए और एक एक क्वेश्चन को आप समझने का प्रयास करिए, और इसमें से आप कमेंट में बताइए कि टोटल क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करके वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से आप क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन को आप कोशिश करिए कि वीडियो में ही याद हो जाए, क्योंकि आपको इसके अलावा भी और सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो सब कुछ सोचेंगे, सब घर ही पर याद करेंगे, तो ऐसे आपको बहुत आप बोर हो सकते हैं घर पर जाके, सोच सकते हैं कितना याद करें। तो आप इसमें 70 क्वेश्चन को आपको यह कन्फर्म कर लेना है कि इसी वीडियो में आप कोशिश करिए कि याद हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा देखिए, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी इनमें से कौन पूछ रहा है कि पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। तो पुरुष में आपने पढ़े होंगे कि शुक्राशय पुरुष प्रजनन अंग है, वृषण भी पुरुष प्रजनन अंग है, प्रोटेस्ट ग्रंथि भी पुरुष प्रजनन अंग है, जबकि अंडाशय जो होता है यह महिला प्रजनन अंग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय जो होता है यह महिला प्रजनन अंग होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। तो आपने भी सुना होगा कि एक बच्चे को जन्म लेने में लगभग 9 महीने का टाइम लगता है। 9 महीने का टाइम आपको लगता है, और एक महीने में आपका दिन कितने होता है, लगभग 30 दिन मान लीजिए। तो आप 30 में 9 से गुणा करके दिन को निकाल सकते हैं। तो 0 और 9 3 27, यानी इसमें देखिए 270 के पास कौन है, यानी 270 के आसपास इसमें कौन सा दिन आपको दिख रहा है। तो देखिए 280 ई हो जाएगा, क्योंकि 180 ज़्यादा कम है, 160 इससे ज़्यादा कम है, 140 और कम है। तो यानी गर्भावस्था की जो अवधि होती है लगभग 280 दिनों की होती है, आपको पता होना चाहिए 280 दिनों की होती है। तो आप इसको निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि गर्भावस्था का जो पूर्ण समय होता है 9 महीने का होता है। 9 में आप कितना से गुणा कर देते हैं, 9 में एक महीना लगभग 30 होता है, तो 30 से गुणा करके आप 270 के आसपास ला सकते हैं। और इसमें कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, तो इतना जोड़ेंगे तो 280 के दिन आसपास आ जाएंगे। तो ऐसे जोड़ के आप निकाल सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इसमें बोलते हैं कि संडे को काउंट काटिए। तो देखिए इसमें संडे नहीं काटते हैं, क्योंकि यह फिक्स रहता है, क्योंकि 9 महीने में इसमें संडे का छुट्टी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें देखिए गर्भावस्था में संडे कैसा आएगा, आप ही बताइए कमेंट में, कि जब गर्भावस्था एक बार हो गया तो 9 महीना में हो जाएगा, कन्फर्म है, लेकिन उसमें संडे नहीं आता है। अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, इनमें से किस हार्मोन से पुरुषों में पुरुषत्व की कमी आती है। तो इनमें से आपको याद रखना है कि एस्ट्रोजन नहीं होगा, प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एंड्रोजन। जब पुरुषों में एंड्रोजन की कमी हो जाएगी तो उसमें पुरुष तत्व की कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंड्रोजन। आपको याद रखना है, देखिए एंड्रोजन एगो होता है एस्ट्रोजन, नाम दोनों सेम है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको मारना एंडो याद रखना, एंडो पुरुष के लिए एंडोजन आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, रोजा धर्म मासिक, यानी अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमारा, रोजो धर्म। इन रोजो धर्म का मतलब आप इसको कह सकते हैं, इसको पीरियड भी बोलते हैं, इसी को मासिक चक्र, इसी को बोलते हैं मासिक चक्र, पीरियड, रोजो धर्म भी यही है। तो कह रहा है कि यह कितने धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है, यानी जो पीरियड होता है महिलाओं में कितनी उम्र तक जाते जाते समाप्त हो जाता है, नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 से 35 नहीं होगा आपका, बहुत 30-40 में होगा, 40-45 में होगा। इसका राइट आंसर होगा 45 से 50, यानी 45 से 50 तक जाते जाते महिलाओं में मासिक धर्म खत्म हो जाता है, यानी उनका रोजो धर्म खत्म हो जाता है, पीरियड आना बंद हो जाता है 45 से 50 की उम्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को लागू किया गया, यानी आरंभ किया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वच्छ भारत अभियान जो था वह 2014 में यानी महात्मा गांधी के जन्म दिवस, जिस दिन महात्मा गांधी का जन्म दिवस था उसी दिन इसको
योजना को आरंभ किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। आपको याद रखना है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत में कब लागू हुआ था? 2 अक्टूबर 2014। 2014 आपको याद रखना। 2014 में क्या होता है, यानी उसमें नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री बने थे और 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान लागू हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है, माँ के दूध को प्रदान करता है। कह रहा है कि माँ का दूध बच्चे को प्रदान करता है। तो माँ का दूध होता है बच्चे को हर तरह से मतलब फायदा ही फायदे के लिए होता है। तो माँ के दूध से बहुत सारे फायदे हैं। तो इसमें देखिए पहला हमारा इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक प्रतिकारिता, अगला है सुरक्षा है उसने, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो जो माँ का दूध होता है वह प्राकृतिक प्रतिकारिता यानी प्राकृतिक जितने भी मतलब छोटे मोटे होते हैं उनसे रोगों से लड़ने में मदद करता है और सुरक्षा भी देता है, स्नेह भी देता है। यानी माँ अपने बच्चे को जब दूध पिलाती है तो उसके प्रति स्नेह भी होता है उनका और सुरक्षा भी होता है बच्चों का, क्योंकि जब तक दूध नहीं पियेंगे तब तक वह मतलब अपने शरीर को मतलब हेल्थ नहीं रख सकते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा। ए और बी दोनों होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिएगा। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। जब शिशु जन्म ले लेता है तो उसके उपरांत उनको क्या देना चाहिए? माता का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भैंस का दूध। जब मान लीजिए बच्चा हाल ही में जन्म लिया है तो उसको सबसे ज़्यादा बेहतर, और डॉक्टर भी यह सलाह देते हैं कि लगभग हफ्ता दिन तक किसी और का दूध नहीं देना है, मतलब किसी और जीव जंतु का दूध नहीं देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माता का दूध। जन्म के समय, जन्म के उपरांत का मतलब होता है बाद में। तो जन्म के बाद मतलब बच्चों के लिए सबसे अच्छा दूध कौन सा होता है? तो माँ का दूध आपको याद रखना है, माता का दूध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है स्तनपान आवश्यक है। स्तनपान का मतलब होता है दूध पिलाना, स्तनपान का मतलब दूध पिलाना। तो दूध पिलाना आवश्यक है। देखिए शिशु तथा माता दोनों के लिए, शिशु तथा माता ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए ताकि आपको गलती ना हो। केवल शिशु के लिए, केवल माता के लिए, न शिशु और न माता के लिए। देखिए स्तनपान जब मान लीजिए इसमें शिशु, केवल शिशु के लिए कैसे नहीं हो सकता है? क्योंकि जब स्तनपान होगा तो स्तनपान जब देखिए जब माँ अपने बेटी को स्तनपान कराएगी, स्तनपान जब माँ अपने बेटे को क्या करेगी? स्तनपान, तो उस समय दोनों को फायदा है। क्योंकि जब यह बच्चा जब स्तनपान कर लेगा तो इसका मतलब शरीर फिट हो जाएगा, यानी इसके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी और इससे माँ का मतलब माँ का जो मन है वो हल्का हो जाएगा। क्योंकि जब तक ये स्तनपान नहीं कराएगी तब तक इसको भी मतलब नुकसान हो सकता है। तो स्तनपान माँ और बेटा दोनों के लिए आवश्यक है। जब लंबी समय तक ये स्तनपान न कराए तो इसको भी अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो स्तनपान किसके लिए आवश्यक है? माँ के लिए भी और बेटे के लिए भी। आपको याद कर लेना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है, 2 से 6 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? तो 2 से 6 वर्ष की आयु कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था है। 2 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं बाल्यावस्था। वही 0 से 2 रहता है तो उसको कहते हैं शैशवावस्था, 0 से 2 रहता है तो शैशवावस्था कहते हैं, और 2 से 6 है तो हमारा कहेंगे बाल्यावस्था। तो 2 से 6 वर्ष की उम्र को क्या कहेंगे? बाल्यावस्था कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इसमें देखिए मोनियम तो होगा नहीं, प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? यानी जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसका मतलब नॉर्मल मतलब मैक्सिमम वजन कितना होना चाहिए? मीडियम में, ना अधिक ना कम। तो मतलब एक स्वस्थ बच्चे की बात करें तो जन्म के समय एक स्वस्थ बच्चे की वजन लगभग 2.5 से 3 केजी होना चाहिए। 2.5 से लेके 3.5 भी चलता है तो 3.5, मतलब 2.5 से 3 के बीच होना चाहिए। 2.5 से कम नहीं और 3.5 से ज़्यादा नहीं। जब 3.5 से ज़्यादा हो जाएगा तो बच्चा हेवी हो जाता है, और 2.5 किलो से कम रहेगा तो बच्चा मतलब बहुत ही दुबला पतला रहता है। तो जन्म के समय नवजात शिशु का जो वजन होता है 2.5 से 3.5 केजी के बीच होना चाहिए, तभी जाके बच्चा मतलब नॉर्मल कहलाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों की किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है? तो विटामिन ए आपने सुना कि विटामिन ए किसकी कमी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। तो जहां विटामिन ए की बात आ गई तो आपको रतौंधी को रतौंधी मार देना है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? तो आपका रतौंधी होता है।
ऑप्शन ए ही हो जाएगा रतौंधी, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 12 नंबर देखिए कह रहा है हमारा, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। भारत देश, इसमें स्वास्थ्य की समस्या क्या है, तो बहुत सारी समस्या देखिए। संक्रमण रोग की समस्या है, जाहिर सी बात है। बढ़ती जनसंख्या की समस्या है, तो भारत में देखिए दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, विश्व में नंबर 1 अपना स्थान बना लिया। जनसंख्या में भारत अपना विश्व में नंबर 1 स्थान कर लिया है। पोषण की समस्या यानी भोजन की भी समस्या काफ़ी रहती है। इनमें सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें सभी, क्योंकि भारत में इन सबकी समस्या जाहिर सी बात है दिखती भी है, इन सबकी समस्या है भी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन 12 नंबर के बाद हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। तो इसमें देखिए आपने सुना होगा कि पोलियो का मतलब जो पोलियो पियाया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो जब हो जाता है तो उसमें जो वैक्सीन होता है मुंह में बूंद बूंद करके डाला जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी ग्रंथि हो जाएगा आपका पीयूष ग्रंथि हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष। वही बात करके सबसे भारी ग्रंथि कौन सा है, तो यकृत होता है, जिसका लगभग वजन कितना होता है, 1.5 kg के आसपास होता है। यकृत का वजन लगभग 1.5 kg का होता है। तो वही सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें तो निम्न में सबसे छोटी कौन, पीयूष हो जाएगा। 4 ऑप्शनों में सबसे छोटी कौन, पीयूष होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो आपने सुना भी होगा, सिलेबस आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि 20% की पानी की कमी होने से बच्चे की मौत हो सकती है। तो जब शरीर में 20% पानी की कमी हो जाएगी तो बच्चे की मौत होने की संभावना बनी रहती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला यानी छूत रोग कौन सा है। यानी ऐसा कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला, यानी पहुंच जाता है मतलब केवल छू देने से। देखिए पहला है क्रोएशियाई फोबिया, रेबीज, मियादी, यकृत, युका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। जो क्रोएशियाई फोबिया रोग है वो क्या होता है, पशुओं को केवल मतलब पशुओं को यह रोग हुआ है, अगर आप उनको छू देते हैं तो यह रोग आपको भी होने की संभावना बन जाती है। तो यह हो जाएगा आपका क्रोएशियाई फोबिया आपको याद रखना है। जो रेबीज होता है, देखिए रेबीज की बात करें तो यह कुत्तों के जीभ पर पाया जाता है वायरस, रेबीज कुत्तों के जीभ पर पाया जाता है। अगला मियादी, यह भी का यानी एक प्रकार के सब वायरस ही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर, शैशवावस्था कितने वर्षों तक होती है। देखिए इस क्वेश्चन को अभी हमने पीछे ही बताया कि जो शैशवावस्था होती है 0 से 2 वर्ष की होती है। 0 से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था, 0 से 2 वर्ष की अवस्था शैशवावस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है, रोग मुक्त रहने से प्राप्त होता है। तो जब आप रोग मुक्त रहिएगा, रोग से आप हर तरह के रोग से आप मुक्त हैं, तो इनमें से आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो अच्छा रहेगा। सही बात है, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा आपका, मतलब रोग से मुक्त रहेगा तो आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। खुशहाल और दीर्घायु जीवन रहेगा। जब आपको किसी तरह का रोग नहीं है तो एकदम खुश रहेगा और दीर्घायु जीवन, आपका लंबा जीवन भी रहेगा। व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति भी होगी। मतलब अगर मान लीजिए देश के सभी लोग स्वस्थ हो जाए तो देश की उन्नति होनी है, क्योंकि अधिकतर लोग अपने मतलब अपना जो आय होते हैं उसका सबसे मतलब अधिक खर्च क्या करते हैं, अपने स्वास्थ्य पर कर देते हैं। तो उनका जो आय बचेगा वो अपना नया काम करेंगे, तो जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और देश का भी विकास होगा। उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों डी। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किससे संबंधित है। तो बीसीजी का टीका आपको याद रखना है कि बीसीजी का जो टीका होता है वो टीबी रोग से संबंधित होता है। बीसीजी किससे संबंधित है, तो टीबी से संबंधित है, आपको याद रखना है। इसमें ये सब बीमारी नहीं होगी, बीसीजी आपको टीबी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, आईसीडीएस किसके लिए कार्य करती है। यानी आईसीडीएस एक प्रकार की संस्था है जो किसके लिए काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि बच्चों एवं महिलाओं के लिए काम करती है। आईसीडीएस किसके लिए काम करती है, तो बच्चों एवं महिलाओं के लिए काम करती है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है
समेकित बाल विकास सेवाएं, यानी आईसीडीएस का जो पूरा नाम हिंदी में क्या है, तो आपको याद रखना है समेकित बाल विकास सेवाएं। आईसीडीएस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो आईसीडीएस की स्थापना आपको पता होना चाहिए कि सन 1975 में हुई थी। 1975 ईस्वी आपको याद रखना है। आईसीडीएस की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 1975 में आपको याद रखना है। समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना 1975। ये सब इसमें नहीं होगा, आपको एक लाइन में याद रखना है 1975। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है, पीलिया रोग में निम्न में क्या हो जाता है। तो देखिए पीलिया रोग में निम्न में क्या होता है, इसका नाम ये पीलिया, पीलिया यानी इसके रंग मतलब रोग से पीला का कुछ संबंध है। तो इसका राइट आंसर है कि आंखें क्या होती है, पीली हो जाती है। पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती है, खून की कमी होने लगती है, शरीर भी हल्का फुल्का पीला दिखने लगता है। अब सबसे अधिक आंखें क्या होती है, पीली होती है। तो पीलिया रोग में निम्न में क्या होता है, तो आंखें पीली पड़ जाती है। ये 3 ऑप्शन नहीं होगा। देखिए आप अपने आप को इस काबिल बनाइए कि सब क्वेश्चन आप मतलब डाउट ना रहे किसी क्वेश्चन पर। आप सब्जेक्ट को जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से ना पढ़िए। जब पढ़ना ही है तो अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा के आखिरी 2 महीने बचे हैं और इसमें आप तैयारी ना करिएगा तो आपको दिक्कत हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी को दुगुना स्पीड से करिए, मस्त पढ़िए। आप जब तक पढ़िएगा नहीं तब तक क्या हो पाएगा, बता आप ही बताइए। आपको पढ़ना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, उनका सर ऊंचा करना है। नहीं तो रिजल्ट आने के बाद जितने भी आपके पटीदार पड़ोस अड़ोस होंगे तो अगर आप उनको पता होगा कि आपका नंबर कम आया है तो वह जानबूझकर और पूछते हैं कि नंबर कितना है। तो उस समय आपके माता पिता का सर झुक सकता है। तो आप अभी से उनका सर नहीं झुकने देना है, आपको मस्त पढ़ना है। और एक और बात, आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए, ताकि हम भी समझे कि हमारा वीडियो कहाँ कहाँ तक अभी पहुँच गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो पीलिया रोग में आंखें पीली पड़ जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा 23 नंबर, हैजा किसके द्वारा फैलता है। तो हैजा आपको पता होना चाहिए कि हैजा जो होता है बीबीयू द्वारा फैलता है। ये भी का एक प्रकार के वायरस हैं, इनके द्वारा हैजा क्या होता है, फैलता है। इन सभी ऑप्शन इसमें नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा बीबीयू द्वारा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं। यानी जो डिप्थीरिया रोग के जो जीवाणु है शरीर में पहुंचकर किस अंग में अपना मतलब विकास करते हैं। पनपने का मतलब विकास करते हैं। तो आँख तो नहीं होगा, नाक भी नहीं होगा, पेट भी नहीं होगा और गला हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा गला, क्योंकि वो जब हम सांस लेते हैं उसके रास्ते, मुंह के रास्ते या गला तक पहुंचते हैं और गले में ही इनका विकास होने लगता है। इसका राइट आंसर है गला, जो काफ़ी आगे चलकर काफ़ी नुकसान दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने घंटे का होता है। तो यहाँ पर कितने दिनों का दिनों का होगा, क्योंकि इतने दिनों का होता है। तो खसरा रोग का जो संप्राप्ति काल है वह 7 से 10 दिनों का, लगभग 1 हफ्ते का होता है। आपको याद रखना है कि 7 से 10 दिनों का होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो एक नवजात शिशु जो होता है उसकी औसत ऊंचाई लगभग 20 इंच होना चाहिए। 20 इंच एक नवजात शिशु का औसत ऊंचाई कितना होना चाहिए। मान लीजिए एक बच्चा हाल ही में जन्म लिया तो उसका ऊंचाई लगभग 20 इंच होना चाहिए। और 1 इंच में लगभग इतना होता है, इसमें हमारी एक उंगली में लगभग 3 इंच है। तो 3 इंच के इसके मतलब 3 छके 18, 3 को इतना उंगली लगाइएगा, लगभग आपका लड़का मतलब लड़का उतना हाइट का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। तो ऐसे बच्चे जो किससे पीड़ित है, पेचिश बीमारी से पीड़ित है, तो उनको इनमें से क्या देना चाहिए। दूध है, चीनी, दूध युक्त गर्म दूध, नमक, ठंडा पानी। इसका राइट आंसर की ऑप्शन डी हो जाएगा। चीनी, नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल, इसको ORS का घोल भी बोलते हैं। तो जिनको पेचिश से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको क्या देना चाहिए, तो उनको देना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। नमक और चीनी का उनका पानी मिलाकर उनका घोल तैयार करके उनको देना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन, एड्स फैलता है। तो एड्स पूछ रहा है, इसमें फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाथ मिलाने से नहीं होगा, साथ साथ खेलने से भी नहीं होगा, जल तथा भोजन से भी नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा संक्रमित सुइयों से। अगर मान लीजिए हाथ मिलाने से एड्स फैलता तो कोई किसी हाथ में नहीं मिलाता।
साथ साथ खेलने से, और खेलने से भी एड्स नहीं फैलता, क्योंकि बहुत सारे लोग इतना खेलते हैं तो एड्स मतलब फैल गया होता काफ़ी, इससे होता नहीं है इसका एड्स संक्रमित सुइयों से। नहीं, संक्रमित सुई किसे कहेंगे? मान लीजिए एक ही सुई से कई आदमी को सिरिंज दे दिया गया, एक ही सुई लेके उसको कई आदमी को उसी से मतलब सुई दिया गया, तो उससे भी एड्स फैलने की संभावना होती है। वहीं बात करें एड्स के फैलने के और सारे कारण होते हैं, जैसे मतलब एक ही व्यक्ति से अनेक लोगों का मतलब संबंध कहें तो मतलब शारीरिक संबंध, इससे भी एड्स फैलने की संभावना होती है। तो मतलब शारीरिक संबंध से भी एड्स फैलता है, गलत तरीके से जब जनन क्रिया होगी मतलब सेक्स होगा तभी भी क्या होता है, एड्स फैलने की संभावना होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसका राइट आंसर संक्रमित सुइयों से। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग के लक्षण है। तो क्षय रोग के इसमें आपसे लक्षण पूछा जा रहा है, तो उसमें जो लक्षण होता है, लगातार सूखी खांसी होना, ये भी होता है, आ जाता है। 90 से 100 डिग्री तक बुखार रहना, ये भी होता है। छाती में दर्द रहना, ये भी आ जाता है, क्योंकि जब आपको लगातार खांसी होगा तो आपके छाती में दर्द आ जाता है और बुखार उसमें भी आने की संभावना हो जाती है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो क्षय रोग के लक्षण क्या है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बच्चों में असमर्थता हो सकती है। तो बच्चों में असमर्थता पूछ रहा है, कब हो जाती है? जन्म के पूर्व से, जन्म के पूर्व से, जन्म के समय से, जन्म के पश्चात, और इनमें से सभी। तो बच्चों में जो असमर्थता होती है वो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। क्योंकि देखिए जब बच्चा जन्म से पूर्व, यानी जन्म से पूर्व बच्चा कहाँ रहेगा? माँ के पेट में रहेगा। तो पेट में भी अगर माँ सही से सही पोषण नहीं खाएगी, सही मतलब भोजन नहीं खाएगी, तो बच्चा में असमर्थता आ जाता है। तो ये माँ पर डिपेंड करता है कि माँ क्या खा रही है। अगर माँ गर्भावस्था में मतलब आखिरी 8वें 9वें महीने में खाना पीना छोड़ दे तो बच्चा असमर्थता हो जाता है। तो ये जन्म के पहले भी हो सकता है और जन्म के समय भी हो सकता है। जन्म के समय, मान लीजिए जन्म हो गया बच्चे का, माँ दूध नहीं पिला रही है, तभी बच्चों में आ सकता है। जन्म के पश्चात, जन्म के बाद भी हो जाता है, और इनमें से सभी इसका राइट आंसर इनमें ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अगला 31 नंबर क्वेश्चन है, टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सी टीका मतलब दिया जाता है? तो टेटनस से बचने के लिए बच्चों को आपको याद रखना है, टेटनस से बचने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है, डीपीटी। टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका? डीपीटी का टीका दिया जाता है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, आकार, लंबाई एवं वजन, आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन कहलाते हैं। तो आकार में परिवर्तन कब होगा? देखिए बच्चा छोटा है, बड़ा होगा तो आकार में परिवर्तन। लंबाई यानी लंबा होगा, आकार का मतलब मोटा होगा। वजन का मतलब वजन भी बढ़ेगा उसका, जब ये दोनों परिवर्तन होंगे तो भी जाहिर सी बात है कि भी बढ़ेगा। तो ये परिवर्तन क्या कहलाते हैं? तो ये परिवर्तन कहलाते हैं आपका, देखिए वृद्धि, उतार चढ़ाव, कमी। तो आपको इसमें इसका कौन सा लगता है? आप भी बता दीजिए कुछ कमेंट करके। तो इसका राइट आंसर होगा वृद्धि, क्योंकि जब बच्चों का तीनों जब विकास होगा, आकार लंबाई में वृद्धि होगा, तो उसका क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर, किस बीमारी में 104 से 105 डिग्री तीव्र ज्वर होता है? ज्वर का मतलब होता है बुखार। तो किस मतलब बीमारी, किस बीमारी में इतना डिग्री बुखार आ जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा टेटनस। जब टेटनस का आपको बीमारी हो जाएगा तो आपको इतना डिग्री बुखार आने की संभावना हो जाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है, आपातकालीन ज्वर होता है। तो इसमें आपातकालीन ज्वर कौन सा होता है? तो आपको याद रखना है इन्फ्लुएंजा। इसका राइट आंसर हो जाएगा इन्फ्लुएंजा। जो रोग होता है वो आपातकालीन ज्वर के नाम से उसे जाना जाता है। तो इसका राइट होगा इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 36 नंबर क्वेश्चन है, क्षय रोग से उत्पन्न घावों को भरने के लिए आवश्यक है। तो जब क्षय रोग होता है तो उसमें घावों को भरने के लिए क्या चाहिए आपको? कौन सा इसमें पोषक तत्व चाहिए? इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। ये सब नहीं होता है, इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। यानी जब क्षय रोग होगा तो उत्पन्न जितने भी घाव होंगे आपके, तो उसको भरने के लिए सबसे अधिक किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो आपको कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, तभी जाके आपका शरीर फिर से मतलब पुरानी अवस्था में जैसे पहले थे वैसे हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला 37 नंबर, टीकाकरण बच्चों को बचाता है। तो टीकाकरण बच्चों को बचाता है, किससे बचाता है? तो आपको यहाँ देखिए ऑप्शन है, पोलियो से, हेपेटाइटिस से, चेचक से, उपयुक्त सभी से। तो टीकाकरण आपको याद रखना है कि उपयुक्त सभी से बचाता है। टीकाकरण जो
जो टीकाकरण होता है बच्चों किससे बताता है? इन सभी बीमारियों से बचाता है। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, कीटनाशक दवाइयों को प्रभाव दूर करने के लिए सामग्री को अच्छी तरीके से क्या करना चाहिए? तो मान लीजिए कीटनाशक दवाई है, उनका कुप्रभाव पड़ रहा है, तो उस समय दवाई जो जितने भी सामग्री है उन सबको क्या करना चाहिए? तो सामग्री को आपको याद रखना है। इस सामग्री को आपको क्या करना है? रखना नहीं है। जब रखेंगे तो वैसे उनका कुप्रभाव दूर नहीं होगा कीटनाशक का, पकाने से भी नहीं होगा, सजाने से भी नहीं होगा, स्केलेटन धोने से। यानी कीटनाशक दवाइयों के कुप्रभाव को दूर करने के लिए आपको उसे धोना पड़ेगा। 38 देखिए 39 नंबर, बॉल बॉडी कितने वर्ष की आयु तक बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो बॉल बॉडी आप जब आप छोटे होंगे, देखिए इसका आंसर, छोटे होंगे तो आप एक कार्ड मिलता है आंगनबाड़ी में इतना सा बड़ा खोलने वाला, उस पर लिखा होता है कि बॉल बॉडी, आप उस पर देख सकते हैं लिखा होता है बॉल बॉडी, उसके सामने भी लिखा होता है 6 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा बॉल बॉडी वाला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। तो बॉल बॉडी कितने वर्ष की आयु के बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है? इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के बच्चों को। 6 वर्ष बॉल बॉडी 6 वर्ष का, बॉल बॉडी कितने वर्ष? 6 वर्ष। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बच्चों के अस्थाई दांत निकलने कब शुरू होते हैं? यानी इसको कहते हैं दूध के दांत। तो बच्चों के दूध के दांत होते हैं 6 वर्ष की उम्र में निकलना शुरू। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 6 वर्ष आपका। जो बॉल बॉडी था उसका भी 6 वर्ष और अस्थाई दांत वाले का भी 6 वर्ष। आपको याद रखना है कि 6 वर्ष की उम्र में बच्चों में दांत निकलने क्या होते हैं? शुरू हो जाता है। अगला है पोलिया रोग प्रायः किस उम्र के बच्चों में अधिक होता है? तो पोलिया रोग आपको याद रखना है कि 1 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चों में ज़्यादा होता है। पोलिया रोग मतलब 1 से 2 वर्ष की उम्र के बच्चों में ज़्यादा होने की संभावना रहती है। देखिए यहाँ से हम कुछ क्वेश्चनों को फास्ट करेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। मतलब आगे क्वेश्चन में क्वेश्चन बताएंगे और आंसर बताएंगे ताकि आपको भी ज़्यादा लंबा वीडियो ना देखना पड़े। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो लंबा वीडियो देख के पहले ही बोर हो जाते हैं कि पता नहीं इतना लंबा वीडियो हमसे हो पाएगा नहीं, और वीडियो को छोड़ देते हैं। तो यहाँ से हम कुछ मतलब कोशिश करेंगे वीडियो को छोटा करें और क्वेश्चन सब रहे। अगला क्वेश्चन, तो पोलियो रोग आपको याद रखना 1 से 2 वर्ष। अगला WHO का पूरा नाम क्या होता है? तो WHO का पूरा नाम होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO का पूरा नाम होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले क्वेश्चन, रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का होता है? तो रोग निरोधी क्षमता आपको पता होगा कि 2 प्रकार का होता है। नहीं पता है तो आपको पता करना है कि रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध को क्या कहते हैं? तो माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है उसे कहते हैं आपका कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कोलेस्ट्रम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन है हमारा, बच्चों को पूरक आहार कितने माह के बाद से देना चाहिए? तो बच्चों को जो पूरक आहार होता है 6 माह के बाद देना चाहिए। यानी बच्चे 6 माह के बाद ही कुछ हल्का फुल्का खाना शुरू करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 46 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी होती है? यानी किस अवस्था में सबसे अधिक शारीरिक विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से आपका बाल्यावस्था, ऑप्शन बी हो जाएगा बाल्यावस्था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर, क्षय रोग फैलाने का माध्यम है। तो जो क्षय रोग होता है वो सबसे अधिक निम्नलिखित में सबसे अधिक किससे फैलता है? दूषित वायु से। दूषित वायु से सबसे अधिक कौन सा रोग फैलता है? तो क्षय रोग फैलता है। बात करें तो इन सब से ही फैलता है, लेकिन इनमें सभी भी हो सकता है, लेकिन दूषित वायु भी इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि दूषित वायु से भी सबसे अधिक क्षय रोग किससे फैलता है? दूषित वायु से फैलता है क्षय रोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है? तो ब्रेल लिपि आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ब्रेल लिपि का प्रयोग नेत्रहीन यानी अंधे बच्चों को पढ़ाने के लिए इस लिपि का प्रयोग किया जाता है, नेत्रहीन यानी अंधे बच्चों को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी रोग में ज्वर के साथ साथ जीभ सूखती है और उस पर सफेद पदार्थ जमने लगते हैं, तो यह किस रोग के लक्षण है? यानी ऐसा कौन सा रोग है जिसमें आपका जीभ सूख जाता है, मुंह सूख जाता है और आपके जीभ पर सफेद पदार्थ जम जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना इसका टाइफाइड याद रखना है। टाइफाइड में क्या होता है?
इन यानी ये जीभ भी सूखता है आपका, और क्या होता है यानी सफ़ेद आपका जीभ पर सफ़ेद उसमें आपका मटेरियल भी जमने लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीपीटी का टीका किन 3 रोगों से बचाने के लिए किया जाता है? तो आपको यहाँ देखिए डीपीटी के नाम में आप इसका आंसर छिपा है, आपको याद रखना। देखिए डी से डी इधर है, टी इधर है, तो डी वाले से कौन सा रोग इसमें देखिए कौन शुरू है? तो डिप्थीरिया। टी से लास्ट में रोग कौन सा है? तो टेटनस। टी से टेटनस, तो इसका राइट आंसर का डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस किसके रोग हैं? डीपीटी टीके के 3 गो क्या है बचाव के लिए डीपीटी टीका, इन तीनों बीमारियों से बचने के डीपीटी टीका को दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस अवस्था को तूफान अवस्था या तनाव का अवस्था भी कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए किशोरावस्था जो होता है उसे तूफान अवस्था कहते हैं। यानी इस उम्र में बच्चे, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो उड़ जाते हैं, यानी घर से उड़ जाते हैं। कुछ बच्चे भी होते हैं, बच्चे अकेले नहीं उड़ते, उनके साथ कुछ बच्चियाँ भी उड़ जाती हैं, तो जोड़ी लगा के उड़ते हैं, अकेले नहीं उड़ते हैं, जोड़ी के साथ उड़ते हैं। तो यह गलत बात है, क्योंकि मान लीजिए इतने साल से माँ बाप आपको पोस पाल के बड़े कर रहे हैं और आप उड़ जा रहे हैं, तो यह गलत बात है। उड़िए, लेकिन उनकी राय लेके उड़िए ना, क्या दिक्कत है? माता पिता सहमत है तो उड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब तक माँ पिता खुश ना रहें तब तक कोई फायदा नहीं होता है उस सब का। अगला, किस अवस्था को तूफान या तनाव का अवस्था कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवावस्था या किशोरावस्था। युवा कहिए या किशोरा कहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिसार किससे फैलता है? तो अतिसार आपको याद रखना है सारजी। क्या याद रखना है? देखिए अतिसार, तो सार से याद रखना है कि जीवाणुओं से, सार जी यानी जीवाणुओं से। अतिसार किससे फैलता है? तो जीवाणुओं से। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाषा आदान प्रदान करने के लिए सामान्यतः शिशु किस वायु में एक शब्द का प्रयोग करने लगता है? यानी किस उम्र तक जाते जाते बच्चा जो होता है, छोटा नन्हा सा बच्चा, वो एक शब्द वाले शब्दों को जैसे मामा पापा ये सब कहने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग वो 1 साल तक उसका टाइम लगता है। तो 1 साल के आसपास इसमें देख लीजिए 10 से 12 महीना हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 10 से 12 महीने में बच्चे एक शब्द वाले शब्द बोलना सीख जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला 54 नंबर, जन्म के समय शिशु के सिर की लंबाई पूरे शरीर की लंबाई कितनी होती है? तो जो उसका लंबाई होना चाहिए आपका 1/4 होना चाहिए। 1/4 यानी 1 भाग सिर का और 3 भाग किसका? बच्चे का होना चाहिए। 1 भाग सिर का और 3 भाग बच्चे का। 1 भाग ए और 3 भाग इसके नीचे का होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है 55 नंबर, इनमें से कौन हार्मोन केवल पुरुषों में स्रावित होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जो थायरॉक्सिन, यहाँ पर थायरॉक्सिन होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है, केवल पुरुषों में स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा 56 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन है, परिवार कल्याण कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ हुआ? तो ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आपको पता होना चाहिए कि 1977 में हुआ। देखिए परिवार बैलेंस कब रहेगा आपका? जब इधर वाला बराबर, दोनों बराबर रहेगा। देखिए साथ साथ से याद रखना कि आपका परिवार क्या है? बैलेंस है अभी, मतलब कोई झगड़ा उगड़ा नहीं है। तो 1977 में परिवार कल्याण योजना लागू हुआ। अगला 57 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में रोगाणु प्रवेश पाते हैं? तो शरीर में रोगाणु कहाँ से प्रवेश करते हैं? देखिए हवा एवं पानी द्वारा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, हवा एवं पानी के द्वारा। हवा एवं पानी के द्वारा क्या होते हैं शरीर में, क्या होते हैं? रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं सिर के बाल, देखिए सिर के बाल जब छोटे छोटे ढील और लीख ये सब होते हैं तो शरीर से बाहर ही रहते हैं, मतलब शरीर के ऊपर, शरीर के अंदर नहीं जाते हैं वो। तो इसका हवा एवं पानी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मच्छरों में कौन सी बीमारी होती है? तो मच्छरों से आपको याद रखना है कि मच्छरों से बीमारी होती है डेंगू। मच्छरों से कौन सी बीमारी होती है? डेंगू। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए? मान लीजिए ORS का घोल आपके पास अभाव है तो इसमें क्या पिलाना है आपको? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीनी और नमक का घोल। चीनी और नमक का घोल आपको दे देना है, चीनी और नमक का घोल। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन है, अपंगता का कारण क्या है? तो अपंगता का कारण देखिए जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी, इनमें सभी। जिसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। इनमें सभी क्या होता है? अपंगता कारण है, इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 61 नंबर देखिए हमारा क्वेश्चन है, किस जीवाणु के संक्रमण से कुकुर खांसी होता है? तो कुकुर खांसी वाला आपको याद रखना है कि जो कुकुर खांसी होता है वो आपका हो जाएगा बेसिलस
परट्यूसिस, इसका राइट आंसर होगा बेसिलस। बेसिलस। देखिए जब आप बेसी लस्सी पिएंगे, बेसी एकदम आपको लस्सी पीना है लेकिन बेसी नहीं पीना है, जब बेसी पीजिएगा तो आपको कुकुर खांसी हो जाएगा। बेसी लस्सी मत पीजिएगा, बेसी लस्सी पीजिएगा तो कुकुर खांसी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। किस माह में बच्चा गलगलाना सीख लेता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो बच्चा होता है वह 3 महीना की उम्र में क्या होता है, गलगलाना सीख लेता है। 3 महीना की उम्र में एकदम गलगलाना सीख लेता है। गलगलाने का मतलब आप कमेंट करके बताइए गलगलाने का मतलब क्या होता है। तो 3 महीने में बच्चा क्या करता है, गलगलाना सीख लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 63 नंबर क्वेश्चन है, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति से रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रोग निरोधी क्षमता। रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। व्यक्ति से रोग से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? रोग निरोधी क्षमता। अगले वह कह रहा है कि निम्न में कौन वायु द्वारा संवाहित रोग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अतिसार। ऑप्शन डी इज द राइट, अतिसार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है हमारा, उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है? तो ऐसा मतलब निम्न में कौन सा रोग है जिससे उच्च शरीर का तापमान ऊंच हो जाता है और शरीर पर लाल लाल दाने हो जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा, आपको याद रखना, खसरा रोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 66 नंबर है, अतिसार का प्रकोप ज़्यादा कब हो जाता है? तो अतिसार का प्रकोप आपको याद रखना है कि गर्मी और बरसात में सबसे अधिक होता है। गर्मी तथा बरसात, अतिसार का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? तो गर्मी तथा बरसात में। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, अतिसार में क्या वर्जित करना चाहिए? तो अतिसार में हमेशा आपको याद रखना है कि तला हुआ भोज्य पदार्थ आपको नहीं खाना है। तले हुए भोज्य पदार्थ से आपको बचना है, जैसे पूड़ी उड़ी, जैसे बाजार का खाने, सबसे बचना है आपको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर, अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है? यानी निम्न में कौन सा ऐसा काम है जिससे अति जो सूक्ष्म जीव है उनको निष्क्रिय कर सकते हैं? तो उबाल कर भी किया जा सकता है, उबाल कर भी हो सकता है, बर्फ जमा कर भी कर सकते हैं, निर्जलीकरण का मतलब सुखा कर भी किया जा सकता है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 69 नंबर, बैक्टीरिया पर्यावरण के कितने तापक्रम पर निष्क्रिय होता है? तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो पर्यावरण के 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 70 नंबर, बच्चों की समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है? तो बच्चों की समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है आपको याद रखना है, घर से शुरू होती है। यानी घर पर ही डिपेंड करता है कि बच्चा समाज में कैसा व्यवहार करेगा। अगर घर का व्यवहार अच्छा है, मतलब घर में अच्छे संस्कार उसको मिले हैं, तो जो लड़का है वो समाज में भी अच्छा मतलब समाज में अच्छा गुण रहे, समाज में उसका गुण कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, अच्छा बोलेगा, अच्छा सुनेगा। लेकिन वही घर में उसका मतलब संस्कार अच्छा नहीं है, घर में लड़ाई का माहौल है, तो बाहर भी लड़ाई उड़ाई करते रहेगा। तो ये घर से शुरू होता है, समाजीकरण की शुरू कहाँ शुरू होता है? इस घर से। देखिए अगला एक क्वेश्चन है, बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है? तो आंसर इन कमेंट बॉक्स। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देखिए इसके ऑप्शन दिए गए हैं, रतौंधी, पोलिया, अतिसार, इनमें सभी। जो भी इसका आंसर कमेंट में सही बता के भेजेगा उसको हमारी तरफ से गुड लिख के उसका जवाब दिया जाएगा, गुड। तो देखते हैं कितने बच्चों को गुड मिल पाता है। तो आप क्या करिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए किस रोग से बचने के लिए आपको विटामिन ए की खुराक दी जाती है। आंसर इन कमेंट बॉक्स। देखिए यहाँ बोलते बोलते हालत ख़राब हो जा रही है, क्योंकि मतलब ये आधा घंटा से ऊपर क्लास हो गया है, जिसे बोलते बोलते मतलब गला बार बार सूख जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और हम भी नए नए इस तरह के वीडियो लाते रहें। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।